नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैवल एकेडमी के डेली करंट प्लस वन कॉन्सेप्ट की इस सीरीज में। आज की डेट है 29 मई 2020। आज हम बात करेंगे, कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे तो कल और आज दोनों का करंट हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। है क्या ये बैंक बोर्ड ब्यूरो? ये जानने से पहले जान लीजिए चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा जो है हाल ही में एस राजेश्वरी की जो है नियुक्ति की गई है निदेशक के पद पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो की नियुक्ति देखिए पीजे नायक समिति के आधार पर, यानी कि पीजे नायक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 8 जनवरी 2016 को भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। हालांकि इसने आधिकारिक रूप से अपना काम 1 अप्रैल 2016 से शुरू किया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका काम क्या क्या है, तो यह जो है पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या वित्तीय संस्थाएं जो होती है, इनके जो है सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सरकार को सुझाव देना इसका मुख्य काम है। इसके साथ साथ यह जिन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सुझाव देता है या फिर पीएसबीज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो अधिकारी काम करते हैं उनके कार्यों से संबंधित डेटा को भी यह रखता है और उस डेटा को गवर्नमेंट के साथ शेयर भी करता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में, यानी कि पी नोट्स के बारे में। चर्चा में क्यों बना हुआ है पी नोट्स? तो हाल ही में देखिए अप्रैल के महीने में इसमें बढ़त दर्ज की गई, जबकि इसके पहले यानी कि मार्च के महीने में इसमें पिछले 15 सालों के दौरान आई सबसे बड़ी गिरावट थी। इसी वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। पी नोट्स जान लेते हैं क्या होता है। तो यह एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है या वित्तीय उपकरण होता है जिसके माध्यम से कोई भी जो है फॉरेन इन्वेस्टर भारत में पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराए बिना भी भारतीय कंपनियों में, उन कंपनियों में जो शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हों, ठीक, शेयर मार्केट में जिन कंपनियों के शेयर होते हैं उनमें बिना भारत में पंजीकरण कराए ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसे जो है विदेशी संस्थागत निवेशक का भी दर्जा प्राप्त है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सोमालिया केन्या समुद्री विवाद से संबंधित यह टॉपिक है। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसको जानने से पहले जानते हैं हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में। किसके बारे में? महाद्वीपीय सेल्फ और अनन्य आर्थिक जोन यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। यहाँ पे देखिए आप फिगर 1 में देखिए, इसमें ये जो है एक द्वीप है, ठीक, एक महाद्वीपीय भाग है जिसके बाद समुद्र शुरू हो गया, ठीक, सी शुरू हो गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो जहाँ ये महाद्वीपीय भाग समुद्र से मिलता है उसके 12 नॉटिकल माइल तक जो है टेरिटोरियल एरिया होता है। कितना? तो 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल एरिया होता है। यहाँ राज्य का संपूर्ण संप्रभु होता है और अधिकार भी होता है, ठीक, यह राष्ट्र की संप्रभुता के अंदर होता है और उस पर इसका पूर्ण अनन्य या पूर्ण अधिकार होता है। इसके बाद आता है 12 नॉटिकल माइल के बाद आता है 24 नॉटिकल माइल का एक कॉन्सेप्ट आता है। कितने का? इन्हें सबको हटा देता हूँ मैं। 24 नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट आता है। 12 के बाद 24, ठीक, 12 गुणे 2। 24 नॉटिकल माइल में क्या है? तो ये जो है इसके अंदर राज्य के कुछ कानून लागू होते हैं। इसे कॉन्टिग्यूअस जोन बोला जाता है। इसके अंदर राज्य के कानून तो परिवर्तित होते हैं लेकिन यह इसके अनन्य आर्थिक यानी कि राज्य के क्षेत्र के अंदर नहीं गिना जाता है इसे, ठीक। इसके बाद बात आती है 200 नॉटिकल माइल की। कितने की? तो सीधा 24 से सीधा 200 नॉटिकल माइल की बात कर रहे हैं हम। इसमें राज्य के कानून उतनी कठोरता से नहीं लागू होते जितना इसके अंदर लागू होते, 24 नॉटिकल माइल के अंदर लागू होते। इसमें सिंपल क्या है कि इसमें राज्य जो है समुद्र के अंदर की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है। एक्सप्लोर यानी कि उनका खनन कर सकता है, उनकी खोज कर सकता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी खनिज पदार्थ हैं, उस पर राज्य का हक माना जाता है जिस राज्य के 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र के अंदर यह आता है, ठीक। अब बात करते हैं महाद्वीपीय सेल्फ के बारे में। समस्या तब हो जाती है, देखिए महाद्वीपीय सेल्फ ऐसा नहीं सबका है, समस्या तब हो जाती है यहाँ देखिए जब EEZ बेस लाइन से यानी कि 200 नॉटिकल माइल की दूरी से भी अधिक विस्तार हो जाता है महाद्वीपीय सेल्फ का। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ ये वाला नहीं, ये वाला देखिए, जब महाद्वीपीय सेल्फ की लंबाई इससे अधिक हो तो समुद्री सीमा का निर्धारण महाद्वीपीय सेल्फ के अनुसार किया जाता है। यही जो है विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है केन्या और सोमालिया के बीच में, ठीक।
यहाँ देखिए, यहाँ जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लंबाई जो है EEZ से एक्सटेंड कर गई है। फिगर 2 में आप देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लंबाई जो है EEZ से, ये देखिए ये EEZ 200 नॉटिकल माइल है, यहाँ से इससे ज़्यादा बढ़ गई। अब हो गया बात भैया, ये जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लंबाई से ज़्यादा हो गई तो अब समुद्री सीमा का निर्धारण जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से किया जाएगा। तो जब इससे किया जाएगा तो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हालांकि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम इस फिगर में देखिए, मैक्सिमम ये 350 नॉटिकल माइल तक हो सकता है। ठीक, तो अब विवाद जान लेते हैं क्या क्या है। देखिए ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसमें ये जो आप पिंक वाली लाइन देख रहे हैं, यह जो है केन्या के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि भैया ये मेरा क्षेत्र है। सब महाद्वीपीय शेल्फ के बेस पे ही क्लेम कर रहे हैं। ठीक, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बेस पे ये दोनों राज्य एक दूसरे के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे के क्षेत्रों के ऊपर। और सोमालिया द्वारा क्लेम किया जा रहा है ये ब्लू वाली लाइन को कि यह जो है मेरा क्षेत्र है। ठीक, विवाद इसलिए और अधिक गहरा गया, पहले तो ये एरिया कितना है, ये लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है समुद्र में। ठीक, ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, विवाद इस वजह से और गहरा हो गया कि यहाँ तेल और गैस के काफ़ी ज़्यादा बड़े भंडार मौजूद हैं। ठीक, और जब इतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर मौजूद है तो इंटरनेशनल प्लेयर और भी आ गए हैं। कौन कौन? यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, USA और फ्रांस। ये सब किसका समर्थन कर रहे हैं? तो किसी एक का नहीं, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे गया सोमालिया को सपोर्ट कर दिया और USA और फ्रांस ने केन्या को सपोर्ट कर दिया। इसी वजह से यह विवाद और गहरा हो गया। अब बात करते हैं इन्होंने क्या कोई प्रयास किया है विवाद को सुलझाने के लिए? तो हाँ भैया, प्रयास भी किया है। देखिए 2009 में केन्या और सोमालिया के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता साइन होता है, एक समझौता होता है। उस समझौते के अनुसार जो है यह दोनों देश जो है अपने इस विवाद को लेकर के CLCS के पास जाएंगे। CLCS यानी महाद्वीपीय शेल्फ सीमा आयोग के पास जाएंगे और एक दूसरे का, मतलब एक दूसरा, केन्या जो क्लेम कर रहा है उसका और या फिर सोमालिया जो क्लेम कर रहा है उसका, यह आपस में विरोध नहीं करेंगे। ठीक, और फिर जैसा भी CLCS द्वारा निर्णय लिया जाता है इसे जो है यह मान्य करेंगे, मान लेंगे। ठीक, इस बात पर लेकर सहमति बन गई थी इनकी कब? 2009 में। लेकिन हुआ क्या, 2014 में सोमालिया चला गया इसको सुलझाने के लिए ICJ में, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चला जाता है सोमालिया 2014 में। अब चर्चा का कारण भी यही है कि हाल ही में इनकी सुनवाई होनी थी 8 जून 2020 को, जो कि कोविड-19 के कारण स्थगित कर दी गई। इसी वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। जान लेते हैं महाद्वीपीय शेल्फ सीमा आयोग के बारे में। तो यहाँ देखिए, महाद्वीपीय शेल्फ सीमा आयोग जो है इसका कार्य संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी कि UN क्लॉज के कार्यान्वयन में मदद करना है। यह समुद्री आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील से आगे महाद्वीपीय शेल्फ के आधार पर महाद्वीपीय सीमाओं को निर्धारित करने हेतु अपनी सिफारिशों को करता है। इसके सदस्य कितने होते हैं? तो 21 सदस्य इसमें होते हैं जो कि भूविज्ञान, भूभौतिकी और जल विज्ञान के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक, और इनके सदस्यों का यानी कि इन 21 सदस्यों का चुनाव जो है पूरे विश्व के आधार पर, यानी कि जैसा नहीं कि कहीं अमेरिका से ही सारे सदस्यों को ले लिया या फिर सोमालिया से ही ले लिया या फिर इंडिया से ही ले लिया, नहीं, यह क्षेत्र के आधार पर बटे होते हैं। मतलब सभी क्षेत्रों को, वर्ल्ड में जितने भी एरिया हैं, महाद्वीप हैं, उनके आधार पर यह बटे होते हैं ताकि सबको समान प्रतिनिधित्व मिले इसमें। ठीक, सदस्यों का चुनाव जो है इनके जो भी राष्ट्र UN क्लॉज कन्वेंशन के हस्ताक्षर करता है उनके द्वारा किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है हमारा लोकस्ट के बारे में, यानी कि टिड्डियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि टिड्डी जो है एक उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं। कैसे? तो उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं। ठीक, यह एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। साथ ही साथ 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में इनकी संख्या 40 से लेकर के 80 मिलियन तक हो सकती है। ठीक है, एक मादा टिड्डी जिसका जीवन काल 3 महीने का होता है, वह 3 महीने में 80 से लेकर के 90 अंडे तक दे सकती है। सोचिए कितनी जल्दी इनकी पॉपुलेशन बढ़ती होगी। फिर वर्तमान में फिलहाल की स्थिति तो अच्छी है,
हमारे लिए, क्योंकि अभी हमने जो है रबी के फसल की कटाई जो है किसान अपनी कर चुके हैं, परंतु समस्या वो बनी हुई है कि जो वर्तमान जो फल निकले हुए हैं, ठीक, कौन कौन से फल होंगे, संतरा, आम, इन सब फलों को इनके द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये देखिए, ये दिन के समय उड़ते हैं। कब, अरे पेन ले लिया मैं, इसे हटाते हैं। ये दिन के समय तो उड़ते हैं, रात में क्या करते हैं, जब भैया दिन भर उड़ेगा आदमी तो रात में आराम भी तो करना होगा, दिन भर मेहनत करेगा तो ये रात में जो है खेतों में ही रुक जाते हैं। अब रात में खेतों में रुक रहे हैं तो इन्हें हटाने में भी किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब सोचिए एक ही खेत में जो है करीब करीब 1 लाख, 1,000, 10,000, 1,000, 2,000 टिड्डी होंगे, तो उनको किस प्रकार से हटाया जाएगा, काफ़ी मुश्किल होती है। ठीक, इस फिलहाल इनके लिए जो है, इनको हटाने के लिए एक दवा है, मेलाथियन टेक्निक इसे बोला जाता है, कीटनाशक है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बारे में अभी आगे आएगा टॉपिक। ठीक, उसका छिड़काव पेड़, वनस्पतियों या पेड़ पौधों पर किया जा रहा है। फिलहाल भारत द्वारा जो है इंग्लैंड से जो है कुछ स्प्रेयर कीटनाशक छिड़काव के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। ड्रोनों से भी कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही साथ जो है पेड़ों पर भी कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। भारत में जान लेते हैं कितने प्रकार की टिड्डियाँ पाई जाती, तो हमारे यहाँ सभी भैया 4 प्रकार की टिड्डियाँ मिलती हैं। रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी। ठीक, सबसे खतरनाक इसमें ये वाली होती है, कौन वाली, ये रेगिस्तानी टिड्डी इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक, अब एक संगठन भी बना हुआ है हमारे देश में, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है। यह जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के अधीन कार्य करता है। ठीक, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज के अधीन यह संगठन काम करता है। इसका मुख्य काम जो है टिड्डियों के हमले के बारे में जानकारी देना है किसानों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसके बारे में है। यह है अनीता के बारे में। किसके बारे में, अनीता के बारे में जान लेते हैं। अनीता क्या है। अनीता देखिए, यह नासा का एक टेलीस्कोप है। किसका, तो नासा का एक टेलीस्कोप है जो कि अंटार्कटिक में लगा हुआ है। ठीक, इसका पूरा नाम अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिट एंटीना है, यानी कि अनीता। काम क्या है इसका, तो यह जो है न्यूट्रिनो को पकड़ता है या फिर न्यूट्रिनो तरंगों को कैच करता है। ठीक है, चर्चा में भी इसी वजह से बना हुआ है क्योंकि हाल ही में इसके द्वारा पहली बार न्यूट्रिनो तरंगों को कैच किया गया है। यह नासा का एक इकलौता प्रोजेक्ट है। बात करते हैं न्यूट्रिनो के बारे में। तो न्यूट्रिनो देखिए, यह काफ़ी उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं और मानव शरीर से लगभग 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो लगातार गुजरते हैं, ऐसा रिसर्च में बताया गया। कितने, 100 ट्रिलियन, यानी कि यह ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं करते हैं। सिंपल सा बात ये है बताना यहाँ पे। ठीक, और ये काफ़ी ठोस वस्तुओं से भी बड़े आराम से गुजर जाते हैं। पता कैसे चला कि भैया यह जो है तरंगे गुजर रही हैं, जब मानव शरीर से गुजर जा रहे हैं तब भी नहीं कैच कर पा रहे हैं, तो इसे कैसे कैच कर लिया गया, इस एंटीना के द्वारा। तो इसे जो है आस्करियन इफेक्ट के द्वारा कैच किया गया है। ठीक, आस्करियन इफेक्ट क्या होता है, इससे यह जो है जैसे बर्फ में जब न्यूट्रिनो टकराती हैं तो यह छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं। ठीक, इनकी स्पीड भी कम हो जाती, तब जब स्पीड कम हो जाती तब इसके द्वारा इसे कैच कर लिया गया। ठीक, पता क्या लगाना है इसके द्वारा, इस रिसर्च के द्वारा, तो यह जो तरंगे जो हैं, इन तरंगों के माध्यम से यह पता लगाने का काम किया जा रहा है, न्यूट्रिनो तरंगों के माध्यम से, कि ब्रह्मांड में और भी कहीं क्या जीवन है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है एक ऐप के बारे में, बेव क्यों, पूरा नाम इसका है बीवरेज कॉरपोरेशन। ठीक, किस लिए है, तो यह जो है ऑनलाइन शराब की बिक्री के लिए एक ऐप बनाया गया है, बेव क्यों। कहाँ, किसके द्वारा, तो केरला में यह ऐप लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा शराब की दुकानों पे जो भीड़ लग जा रही है लॉकडाउन के पीरियड में, उनको जो है कम किया जा सकता है। इस ऐप को बनाया है कोच्चि स्थित एक स्टार्टअप ने जिसका नाम है फेयर कोड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड।
आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यह है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि इंटरपोल के बारे में यह टॉपिक है। जान लेते हैं चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इंटरपोल ने जो है हाल ही में निहाल मोदी के बारे में रेड कॉर्नर नोटिस जो है जारी की थी, उसे सार्वजनिक कर दिया है। जो रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के द्वारा जारी की गई थी निहाल मोदी के बारे में, उसे पब्लिक में रख दिया गया है। तो अब इस संस्था के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी देखिए, इसको स्थापित करने का सबसे पहले विचार मोनाको में आयोजित 1914 में मोनाको में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस में किया गया था। ठीक, कब? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस में 1914 में आयोजित मोनाको सम्मेलन में इसकी बनाने का इसको प्लान किया गया था। उसी के आधार पे 1923 में इसका गठन कर दिया गया और गठन के समय इसका नाम रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, यहाँ देखिए, गठन के समय इसका नाम रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय पुलिस अपराध आयोग, जो कि बाद में 1956 बदल करके इंटरपोल हो गया। ठीक, इसके द्वारा 3 प्रकार के अपराधों के बारे में नोटिस जारी की जाती है। पहला तो काउंटर टेररिज्म के बारे में, दूसरा साइबर अपराध के बारे में और तीसरा संगठित अपराध के बारे में भी इसके द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय इसका लियोन, फ्रांस में है। लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। यह जो है 4 भाषाओं में अपने कार्य को संपन्न करता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी भाषा में अपने कार्य को पूर्ण करता है। इसके द्वारा 8 प्रकार की नोटिस जारी की जाती। कौन कौन सी? रेड कॉर्नर नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक कॉर्नर नोटिस, पर्पल नोटिस, ग्रीन कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ऑरेंज कॉर्नर नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस इसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक, इसी से संबंधित यह टॉपिक है कि कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल्स। यह एक कमीशन है, ठीक, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि इंटरपोल के माध्यम से जो भी इंटरपोल आंकड़े या फिर डाटा रखता है तो उसे सार्वजनिक ना कर दिया जाए। इसी में जो है नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी ने अपनी अपील फाइल की थी। इसी वजह से इंटरपोल कभी उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करता था, लेकिन पहले तो उसने रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दी थी, लेकिन बाद में जब निहाल मोदी ने इसमें केस फाइल कर दिया था तो इंटरपोल ने वह नोटिस वापस ले ली थी। अभी क्या हुआ? तो इसके द्वारा जो है वह याचिका जो है उसकी खारिज कर दी गई निहाल मोदी की। तभी जो है दोबारा से इंटरपोल ने यह नोटिस को, रेड कॉर्नर नोटिस को सार्वजनिक कर दिया है। ठीक, हालांकि देखिए यह नोटिस को रखने का काम तो करता है कि हाँ छुपा के रख लिया जाए, लेकिन जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, इंटरपोल के जो मेंबर कंट्री हैं, उन सबको इसके बारे में सूचना होती है, बस पब्लिक में यह सूचना नहीं होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अब जबकि छोटे छोटे हैं तो इन्हें 1 वर्ड में रख दिया गया है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल के आविष्कारक को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा हेतु प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया राजीव जोशी जी को। यह है इनकी तस्वीर, आप देख लीजिए। फिर है कोविड-19 के संदर्भ में चर्चा में रहे चीन की बैट वुमेन का क्या नाम है? बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा ये बैट वुमेन, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इनका नाम क्या है। ठीक, इम्पॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं। इनका नाम सी झिंगली है। यह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डिप्टी डायरेक्टर हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यह भी जो है 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही है। चर्चा में रहे गिलोय या गुडुची का उपयोग किन रोगों में होता है? ये देखिए, ये गिलोय या गुडुची है, जिसे आप अपने आसपास भी देखते होंगे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते होंगे, अपने गांव में जाते होंगे। इसका उपयोग देखिए मधुमेह यानी कि शुगर, कंफ्यूज मत कर जाइएगा, मधुमेह यानी कि शुगर। ठीक, बड़ा बेकार सा शुगर लिख दिया यार हमने, जबकि मीठी चीज़ है। खैर, है तो बीमारी, इसीलिए बेकार सा लिखा गया, कोई बात नहीं। इसका इलाज जो है मधुमेह के इलाज में किया जा सकता है, बुखार के लिए भी किया जा सकता है, साथ ही साथ वायरल फीवर में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है और मलेरिया के रोग में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी से संबंधित यह भी है,
महाराष्ट्र की कतकारी जनजाति के सशक्तिकरण से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री वन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन धन योजना का मुख्य उद्देश्य लघु वन उत्पादों के वैल्यू एडिशन से जनजाति लोगों का सशक्तिकरण करना है। वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्यवर्धन से जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण करना है। चल बात ये हुई थी कि महाराष्ट्र का जो कतकारी जनजाति है यह जो है गिलोय का उत्पादन करता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, या फिर इनका संग्रहण करता है जंगलों से। ठीक, इसी वजह से यह दोनों चीज़ें चर्चा में रहीं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वही मेलाथियन टेक्निकल के बारे में। तो यह क्या है पहले ही आपको बता दिया गया। इससे टिड्डी, चिकनगुनिया, मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही में इसका निर्यात ईरान को भी भारत द्वारा किया गया है। देखिए भारत कहाँ कहाँ लोगों की मदद करता है। लास्ट में हमारा टॉपिक है चलते चलते, जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। फ़िलहाल इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जो है अपनी दिन की वीडियो में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी डिटेल से चर्चा की हुई है। चलिए देख लेते हैं। बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। कल हमने बात की थी सार्क के बारे में, आज हम बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? पहले तो इसका पूरा नाम जानिए क्या है। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ, देखिए अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप जो है वहाँ पे यूट्यूब में ऊपर एक आइकन बना होगा, 3 डॉट बने होंगे, उसमें जा करके वीडियो की सेटिंग में जो प्लेबैक स्पीड है उसको नॉर्मल की जगह जो है कम कर सकते हैं। ठीक, या फिर आपको लगता है अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो नॉर्मल स्पीड से बढ़ा करके उसे डबल भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो चलिए बात करते हैं। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी, बड़ा बेकार लिखा रहा है यार, पेन नहीं चल पा रही है क्या? हाँ अब देखिए, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन। ठीक, टेक्निकल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। किसका? बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इंडिया 1, नेपाल 2, भूटान 3, बांग्लादेश 4, म्यांमार 5, थाईलैंड 6 और श्रीलंका 7। तो टोटल कंट्रीज़ कितने इसके सदस्य हैं? टोटल कंट्रीज़ के सदस्य हैं 7। ठीक, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में। इसका हेडक्वार्टर और सचिवालय दोनों है। ठीक, ढाका में इसका मुख्यालय और सेक्रेटरीट दोनों है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी 1997 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक, शुरुआत से क्या इतने सदस्य हैं इसके? नहीं, शुरुआत से इसके इतने सदस्य नहीं हैं। सबसे पहले इसके सदस्य थे खाली बांग्लादेश, अरे एक सेकेंड, बांग्लादेश, ठीक, इंडिया, श्रीलंका और नेपाल। ठीक, उस समय इसका नाम क्या था? नेपाल नहीं, सॉरी, थाईलैंड, नेपाल नहीं। शुरुआत में इसके सदस्य कितने थे? ये थाईलैंड। ठीक, कितने सदस्य, कौन, क्या, कैसे नाम हो गया इसका? तो फिर इसका सबसे पहले नाम था 1997 में BIST, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। बाद में 1997 में ही इसमें म्यांमार शामिल हो गया। तो म्यांमार के शामिल होते इसके नाम में एक फिर से चेंज हुआ और तब इसका नाम पड़ गया BIMST। ठीक, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। बाद में इसमें जो है 2004 में नेपाल और भूटान भी शामिल हो गए। उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
ठीक है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी हैं इसके द्वारा। कलादान प्रोजेक्ट है, एक कलादान प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा जो है भारत जो है म्यांमार से डायरेक्ट जो है सी लिंक के माध्यम से जुड़ रहा है। ठीक, इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है इसका एशियाई ट्राई पार्टी रोड, ठीक, यानी कि एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग। इसके द्वारा जो है भारत जो है म्यांमार के माध्यम से थाईलैंड से खुद को जोड़ रहा है। ठीक, और साथ ही साथ एक और इसका प्रोजेक्ट है, वह है, उसका नाम है BIN। इसमें क्या है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इनके बीच जो है यात्री और माल परिवहन के लिए यूरोपियन यूनियन की तरह एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। किसकी तरह, तो EU की तरह, यूरोपियन यूनियन की तरह। अरे EU, हाँ ऐसे बताते नहीं हैं आप लोग यार, गलती हो जाता है। यूरोपियन यूनियन की तरह एक एग्रीमेंट साइन करने का विचार आया हुआ है। ठीक, ताकि हम लोग और हमारा सामान आराम से जाए और आए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।